गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी हेल्थ का भाई बहुत ध्यान रखो। बहुत ठंडी पड़ रही है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, ठीक है। इसके अलावा शिद्दत के साथ पढ़ाई भी करो। आप समझ गए होंगे हेल्थ इज वेल्थ का ज्ञान आज मैं सुबह ही सुबह क्यों दे रही हूँ, क्योंकि भाई मेरी 2 दिन से काफी तबीयत खराब है। और उस तबीयत खराब में भी जब हमें पता है कि कुछ काम हमारे लिए ज़रूरी है और हमें वो करना ही है, आँखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, फिर भी क्लास क्योंकि बनानी है और लेनी है, तो बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए पहले ही अपनी हेल्थ का ध्यान रख लो भाई। ध्यान तो मैंने भी रखा था, पता नहीं कैसे ठंडी लग गई। चलो खैर, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा कि हु विल होस्ट द 22nd G7 समिट इन 2026। क्या पूछा कि जो ये G7 समिट है, G7 शिखर सम्मेलन है, इसका 52वां जो संस्करण है, इसका आयोजन कौन करेगा। तो जो 52वां संस्करण होगा 2026 में, उसका आयोजन करेगा फ्रांस। कौन करेगा? फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एम्यूनल मैक्रोन। एम्यूनल मैक्रोन इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, ये तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं G7 के बारे में, तो G7 क्या होता है? ये है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि 7 कंट्रीज का ग्रुप है। बात की जाए 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए और यूके। 2026 में हमने अभी पढ़ा कि फ्रांस G7 की समिट को होस्ट कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इससे पहले जो समिट हुई थी G7 की, वो किसने होस्ट की? कनाडा ने, 2025 में। इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो G7 है, ये कभी पहले 2014 तक ये G8 हुआ करता था, यानी कि ग्रुप ऑफ 8। तो अब बात ये होनी चाहिए कि इसमें 8वां देश कौन सा था? रशिया। रशिया भी इसका मेंबर हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया पर क्या कर लिया? कब्जा। जिसके बाद जिसके बाद उसको G7 से निकाल G8 से निकाल दिया गया और G8 बन गया G7। काफी बार पूछ लिया जाता है, 2014 की ये बात है। बात समझ में आ गई? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल बाय स्की एट द एज ऑफ 18। आपसे क्या पूछा कि वो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी है जो साउथ पोल पर पहुंच गई स्की करते हुए। अब यहाँ पर 2-3 बातों में आपको 2-3 वर्ड्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहली बात, क्योंकि पहली या फिर सबसे कह लो सबसे कम उम्र की महिला है, पहली नहीं सबसे कम उम्र की ये महिला है, मात्र 18 साल की उम्र में साउथ पोल पर पहुंच गई। तो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी बात आती है कि साउथ पोल क्या है। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का साउथ पोल क्या है? अंटार्कटिका। भाई जिसको ये नहीं पता, जिसको ये नहीं पता वो तो भाई क्या ही करेगा। अब तीसरी बात आती है कि स्की क्या है। तो स्की क्या होता है? जैसे रोड पे क्या करते हैं, स्केटिंग नहीं करते पैरों में पहिया बांध के, है ना, शूज आते हैं वो, तो स्केटिंग करते हैं। उसी तरीके से बर्फ पे आपने कभी ना कभी ऐसी फोटो देखी होगी कि पैरों में बहुत ही लंबे लंबे से ऐसे बांध लेते हैं और हाथों में 2 डंडे ले लेते हैं और आगे आगे बर्फ पे भागे जाते हैं, उसको स्की बोलते हैं। तो स्की करते हुए पहुंच गई -30 डिग्री सेल्सियस, वहां पर टेम्परेचर था। 115 किलोमीटर की उन्होंने ये यात्रा की। कौन? किसने? काम्या कार्तिकेयन ने। स्पेलिंग इनके नाम की यहाँ पर ही गलत लिखी हुई है, ठीक कर लेना। काम्या कार्तिकेयन ने, ठीक है। कहाँ की है ये? इंडिया की है। इंडियन नेवी ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। क्यों? क्योंकि इनके जो पापा है वो नेवी में है। इसके अलावा इनके बारे में ये बात भी याद रखना, जो 7 समिट चैलेंज है, जो 7 समिट चैलेंज है, उसको भी ये कंप्लीट कर चुकी हैं 2024 में। और ये करने वाली भी ये 2024 में यंगेस्ट विमेन थी। क्या है ये 7 समिट चैलेंज? कि भाई जो सातों कॉन्टिनेंट है उनकी हाईएस्ट पीक जो है उनको ये फतेह कर चुकी है, भारत की है। बात समझ में आई? फिर आपसे पूछा कि गान नगाई जो फेस्टिवल है, ये अभी हाल ही में कहां पर शुरू हो गया।
तो ये फेस्टिवल शुरू हो गया है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर में जो जेलियांगरोंग कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है इस फेस्टिवल को। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू, मणिपुर का एक और फेस्टिवल मैंने आपको कल परसों की क्लास में पढ़ाया था, वो कौन सा फेस्टिवल था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने आपको बताया था कि वो जो फेस्टिवल है मैती कम्युनिटीज के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड, तो मुझे आंसर कर देना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। फिर बात आती है कि जो प्रो रेसलिंग लीग है जो होने वाली है, यानी कि प्रो जो रेसलिंग लीग है जो होने वाली है, इसमें सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन से हैं? इंडिया के सबसे महंगे प्लेयर इसमें कौन से हैं? यानी कि हु हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेस्टिक प्लेयर इन द ऑक्शन बाय द अपकमिंग प्रो रेसलिंग लीग जो अभी बोलियां लगी खिलाड़ियों पे, उस पे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से है प्रो रेसलिंग लीग में? ये है भाई अमन सहरावत। अमन सहरावत 18 लाख में अमन सहरावत को खरीदा गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे एक्सपेंसिव फीमेल रेसलर कौन सी है, तो ये है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल, इनको कितने में खरीदा गया? 10 लाख में। दोनों ही बात याद रखना, सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं और सबसे महंगी महिला खिलाड़ी कौन सी है इस प्रो कबड्डी लीग के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि पूछ रहा है वेयर विल इंडियन रेलवे लॉन्च द फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन? देखो, वंदे भारत अभी तक नॉर्मल ट्रेन चल रही थी, स्लीपर यानी कि जो सोने वाली जिसमें सीट होती है, स्लीपर वाली नहीं थी। तो पहली स्लीपर ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी, अश्वनी अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे क्या है रेल मंत्री, इन्होंने अभी घोषणा की है इसके बारे में कि इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपसे पूछ रहे हैं कि ये पहली ट्रेन चलेगी कहाँ से कहाँ तक? तो ये गुवाहाटी से हावड़ा, हावड़ा कहाँ है? कोलकाता में। हावड़ा है ना, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन। तो गुवाहाटी से हावड़ा तक ये चलेगी, या कहीं कहीं आपको दिखेगा गुवाहाटी से कोलकाता, तो दोनों एक ही बात है। ये ट्रेन चलने वाली है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ठीक है, इसमें 16 कोचेज होंगे, 16 कोचेज होंगे और इसमें 823 जो यात्री हैं वो यात्री सफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी याद रख लेना कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो कब स्टार्ट हुई थी? पहली 2019 में। ये बात भी आप लोग याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है कि ममानी दोमबोया ये कहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए? देखो, राष्ट्रपति तो ये यहाँ पर 2021 से है। पहले ये क्या हुआ करते थे? देखो, दिख भी नहीं रहे, है ना? देखो, दिख भी नहीं रही, ये दिख रहे होंगे व्हाइट के अंदर ब्लैक। चलो खैर, मुझे एक बड़ा ही अच्छा सा जोक याद आ रहा है पर मैं नहीं मानूंगी। 2021 में क्या किया था? यहाँ पर मिलिट्री लीडर थे, इन्होंने टेक ओवर कर लिया था इस कंट्री को। ठीक है, उसके बाद टेक ओवर करने के बाद 2021 में ही ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। अब इन्होंने दिसंबर में इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवाने के बाद भी यही यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए। कहाँ की बात हो रही है? गिनी। गिनी कहाँ है? कंट्री अफ्रीकन कंट्री है ना? अफ्रीका में ये कंट्री है गिनी। फिर बात आती है क्या कि हु रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स CBAM on steel and aluminium इफेक्टिव जनवरी 2026। तो हाल ही में जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? तो ये CBAM क्या है पहले तो ये जान लो, ये क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, है ना? हो सकता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ले। अब बात आती है टैक्स क्या है? जो स्टील एल्यूमिनियम वगैरह ये का प्रोडक्शन होगा, है ना, तो इन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा अगर ये कहीं बाहर से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ये तो ये कहाँ पर लगाया जाएगा? कार्बन टैक्स लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन में, जिससे यहाँ वहां यूरोपियन यूनियन की जो घरेलू घरेलू जो कंपनियां हैं वहां की, उन्हें नुकसान ना हो, है ना?
अच्छा, कई बार हमारे साथ भी चाइना के साथ ये दिक्कत होती है कि चाइना में जो सामान बनता है वो सस्ता बनता है। अब भारत में जो सामान बन रहा है, सेम सामान वो महंगा बन रहा है। मान लो कोई खिलौना है जो चाइना में 50 रुपए का बन रहा है और भारत में वो 100 रुपए का बन रहा है। तो अब होता क्या है, अब वो चाइना से हमें सस्ता मिल रहा है इसलिए हम चाइनीज माल खरीद लेते हैं, और भारत में वही बनाने में कॉस्ट 70 रुपए की आ रही है, बेचने बेचने में थोड़ा प्रॉफिट निकाल के। तो इससे होता क्या है, जो लोकल लोग हैं, लोकल कंपनियां, उनको नुकसान होता है। इसी तरीके से, तो मैंने एक छोटा बेसिक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम स्टील वगैरह पर अब यहाँ पर कार्बन टैक्स लगाएगा यूरोपियन यूनियन। बात समझ में आई? विच फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में अब कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा? 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का बहुत ही फेमस फेस्टिवल ये है पोंगल, जो कि 4 दिनों तक चलता है। 4 दिवसीय ये त्योहार होता है, जिसमें पहले दिन होता है भोगी पोंगल। इसमें इंद्रदेव जो है भगवान, बारिश के भगवान, गॉड ऑफ रेन जो है, उनकी पूजा की जाती है। दूसरा दिन मेन होता है जब थाई पोंगल होता है, यहाँ पर सन यानी सूर्य की पूजा की जाती है। तीसरा दिन होता है मातु पोंगल। मातु का मतलब ही यहाँ पे कैटल यानी पशु होते हैं, तो यहाँ पर काओ और बुल्स, गाय और बैल की पूजा की जाती है। चौथा दिन होता है कन्नुम पोंगल, और यहाँ पर कन्नुम का मतलब होता है बिलव्ड, बी लव्ड। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे के घरों में विजिट करते हैं, बहन भाइयों के लिए प्रेयर करती है। इस तरीके से ये 4 दिनों का फेस्टिवल पोंगल सेलिब्रेट किया जाएगा तमिलनाडु में। मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आजकल डायरेक्टली नहीं पूछता कि पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है। आपसे ये पूछेगा कि दूसरे दिन पर क्या मनाते हैं पोंगल के, है ना, या पूछेगा कि मातू पोंगल पे किसकी पूजा की जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये राइट डाउन कर लेना, लिख लेना। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार किस देश के साथ अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो उसका डेटा है, वो शेयर करेगी? आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, वो रशिया नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो ब्रिटेन नहीं है, भारत अपना न्यूक्लियर डेटा शेयर करेगी पाकिस्तान के साथ। अच्छा, भारत ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं कर रहा, हम लगभग 3 दशकों से ऐसा करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1988 में एक ट्रीटी आई, है ना, एक ट्रीटी साइन हुई जो लागू हो गई 2 जनवरी 1991 में, ये लागू हो गई। और इस ट्रीटी के तहत भारत ने पहली बार 1 जनवरी 1992 को अपना डेटा शेयर किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत शेयर करता है, पाकिस्तान भी भारत के साथ अपना न्यूक्लियर डेटा शेयर करता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें होता क्या है कि भाई दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ी रहती है ना, तो थोड़ा बहुत एहसास हो कि भाई इसके पास भी इतने न्यूक्लियर है, इसके पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है ना, मानवता की रक्षा हो। अब ऐसा है कि दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन चल गए तो नुकसान तो दोनों तरफ का ही है ना। तो ये डेटा इसमें शेयर किया जाता है। इसके अलावा 2008 के बाद से जो प्रिजनर्स होते हैं, मान लो इधर के लोग उधर चले गए, गलती से उधर के इधर आ गए, तो उनका भी डेटा शेयर किया जाता है। अब कितना सही ये डेटा शेयर हो रहा है वो खैर अलग मुद्दा है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट इंसेक्ट स्पीसीज इन द वर्ल्ड टू रिसेंटली रिसीव लीगल राइट्स? दुनिया में हाल ही में दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी है जिसे कानूनी अधिकार मिल गए हैं? तो ये लीगल राइट्स मिल गए हैं अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाली स्टिंगलेस बी को, बिना डंक वाली मधुमक्खी को। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और मैं पीडीएफ का लिंक भी पिन करवा दूंगी। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अगर कुछ चीजें अच्छे से ना क्लियर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा जो 3 जनवरी की हमने लास्ट क्लास ली थी, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था कि भाई किस देश ने 100% टैरिफ जो है वो खत्म कर दिए इंडियन इंपोर्ट्स पर? तो मैंने वो आंसर करा दिया था न्यूजीलैंड। ठीक है, लेकिन आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट किया, तो दोनों ही आंसर है वैसे। न्यूजीलैंड भी ये टैरिफ खत्म कर चुका है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी हाल ही में टैरिफ खत्म किया है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि अभी हाल ही में, रिसेंटली, तो रिसेंटली पूछ रहा था, इसलिए सही आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और न्यूजीलैंड ऑप्शन में भी नहीं था, तो मुझे पहले वाला याद था, इसलिए मैंने अलग से बोला कि अरे न्यूजीलैंड लिख लेना, न्यूजीलैंड ऑप्शन में नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये टैरिफ खत्म कर दिए हैं, तो आंसर आप ऑस्ट्रेलिया भी वहां पर कर लेना, ऑस्ट्रेलिया कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।
रिवीजन कर लेना।